आप सभी विद्यार्थियों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज मैं जो हमारे बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, जिनका जो सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज ये एनिमल हस्बेंड्री का मेरा सेकंड लेक्चर है। इसके अंतर्गत आज मैं आपको मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में वह आज पढ़ाऊंगा। तो मिश्रित खेती, आइए जानते हैं कि क्या होती है मिश्रित खेती। देखिए, हमारा जो कृषि व्यवसाय है ये अलग अलग इसमें वो अलग अलग उद्यम होते हैं आपके एग्री बिजनेस के अंतर्गत। तो एग्री बिजनेस के अंतर्गत जो उद्यम है, सबसे पहला जो फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन, और उसी के साथ साथ एक लगा हुआ उसी से जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है वो है वो पशुपालन यानी आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, पशुपालन और डेयरी। ठीक है, तो पशुपालन का मुख्य उद्देश्य होता है कि उससे वो दूध प्राप्त करना, दूध का उत्पादन करना, और दूध के उत्पादन के लिए मोस्टली हम वो गाय एवं भैंसों को पालते हैं। तो जब हम फसल उत्पादन के साथ साथ पशुओं को पालते हैं तो वो आपका वो मिश्रित खेती के अंतर्गत यानी मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत आता है। और पशुओं को पालने का हमारा ये उद्देश्य होता है, इकोनॉमिकली हमारा आर्थिक रूप से कमाई का उद्देश्य होता है कि उनसे हम प्राप्त वो दूध दूध से हम आर्थिक रूप से उससे हम कमाई का साधन वो बना सकें। तो हम वो फसल उत्पादन के साथ साथ जब पशुओं को पालते हैं तो वो हमारा वो मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। तो मिश्रित खेती में अन्य व्यवसायों को भी शामिल किया गया है, जैसे आपका वो आपका मछली पालन हो गया, आपका बी कीपिंग हो गया, आपका भेड़ पालन हो गया, आपका बकरी पालन हो गया, आपका वो मुर्गी पालन हो गया। तो ये तमाम प्रकार के जो व्यवसाय हैं वो मिश्रित खेती के अंतर्गत आते हैं। देखिए, मिश्रित खेती वो आपके फसल उत्पादन से वो लगा हुआ वो उद्यम होता है, यानी फसल उत्पादन के साथ साथ हम वो आसानी से हम पशुओं को पाल सकते हैं, आपके मछली को पाल सकते हैं, हम वो मुर्गियों को पाल सकते हैं, क्योंकि फसलों के उत्पादन का आपस में रिलेशनशिप है। जो ये सारे व्यवसाय हैं आपके, जैसे भेड़ पालन, बकरी पालन, आपका मधुमक्खी पालन, तो ये सारे जो व्यवसाय हैं, मछली पालन, इन सब का आपस में कोरिलेशन है, एक दूसरे से सहकारिता है, जिसको हम आसानी से एक दूसरे के साथ वो कर सकते हैं, और साथ साथ वो अधिक से अधिक वो फार्म पे अधिक से अधिक फार्म की इनकम वो बढ़ा सकते हैं। तो ये मिश्र खेती बहुत ही वो खेती के साथ साथ बहुत ही एक जुड़ा हुआ व्यवसाय है, जिससे किसान वो आर्थिक लाभ अधिक से अधिक वो कमा सकता है। तो आइए वो इसके बारे में हम वो पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मिश्रित खेती ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। आइए मैं इसी के साथ अपनी क्लास को प्रारंभ करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मिश्रित खेती, तो मिश्रित खेती की मैं आपको वो परिभाषा सिस्टमेटिक रूप से वो बताना चाहूँगा कि मिश्रित खेती जब हम वो फसलोत्पादन के साथ साथ वो पशुपालन करते हैं तो वो मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। यानी मिश्रित खेती एक प्रकार की वो बहु प्रकार की खेती होती है। मिश्रित खेती वो एक प्रकार की बहुप्रकारी खेती है, जिसमें पशुपालन, फसल उत्पादन एक दूसरे पर वो निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। तो जब हम फसलोत्पादन के साथ साथ पशुओं को पालते हैं तो वो मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों जो फसलोत्पादन और पशुपालन जो व्यवसाय हैं आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। किस प्रकार से एक दूसरे से निर्भर होते हैं? जैसे कि आप वो पशुओं को जब पालते हैं तो पशुओं से जो आपका वो गोबर प्राप्त होता है, जो वेस्ट मटेरियल प्राप्त होता है, पशुओं के नीचे जो बिछावन होती है, उनके मल मूत्र से जो खाद तैयार होती है, उसको हम कंपोस्ट या FIM के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा ये कंपोस्ट FIM निकलता है, ये हमारे खेत में वो इसको हम खेत में डालते हैं, और खेत में वो जैविक उर्वरक की वो कार्बनिक खाद की वो पूर्ति वो होती है। और इस जो ये गोबर की FIM होती है, इसमें पौधों को आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। ये वो जमीन की मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक दशा को वो सुधारने का काम करते हैं। यानी जो पौधों से
सॉरी आपके जो पशुओं से प्राप्त जो गोबर की खाद होती है वो हमारे खेत के लिए लाभदायक होती है। इसमें पौधों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो सारे जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये फसल ये जो है वो जमीन की मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक दशा को सुधारते हैं और उत्पादन क्षमता मिट्टी की जो है वो फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज करती हैं। तो इसलिए जो है वो ये मिट्टी के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो पशुओं से मलमूत्र प्राप्त होता है इसको हम खेतों में डालते हैं और खेतों से जो उत्पादित होता है जैसे हरा चारा उत्पादित होता है, आपके जो है वो जो हम फसल धान गेहूँ उत्पादित करते हैं, धान गेहूँ हम लेने के बाद जो उससे उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है भूसा और पुआल प्राप्त होता है उसको जानवरों को खिलाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है वो हम जो है वो जो हमारे पशु होते हैं जैसे बैल वगैरह हो गए, बैल को जुताई के लिए खेत में प्रयोग करते हैं, माल की ढुलाई के लिए प्रयोग करते हैं, मड़ाई के लिए प्रयोग करते हैं और फिर जो है तो ये आपस में दोनों का आपस में कोऑपरेशन है। तो और साथ साथ जो है पशुओं से जो उत्पादित दूध होता है उसको हम जो है वो पोषण की आवश्यकता के लिए अब तमाम दूध में जो है वो तमाम प्रकार के आपके विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जिसको हम पी करके अपनी पोषण की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, यानी अपने शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो जो फसल उत्पादन हो गया और पशुपालन हो गया दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे पे निर्भर है और दोनों का आपस में जो है वो कोऑपरेशन है। ये मैं आपको समझा दिया है। इसके बाद जो है वो मिश्रित खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग भी किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मिश्रित खेती के साथ साथ जो है वो पशुपालन, पशुओं को पाला जाता है और या फिर आपको उसको हम डेयरी फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तो डेयरी फार्मिंग भी जो है वो साथ साथ की जाती है। तो मिश्रित खेती के अंदर हम पशुपालन भी करते हैं या डेयरी फार्मिंग जो है हम जो है वो करते हैं, इसी को मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो है वो ये भारतवर्ष में कृषि के साथ साथ पशु वर्ग भी जो है वो जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय से ही प्राचीनतम जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, हमारे पूर्वज जो लोग खेती करते चले आ रहे हैं, पूर्णतः जो है वो लगभग जो है वो 90% जो आपका कृषि का जो कार्य होता था वो सारे जो है वो पशुओं के द्वारा ही किए जा रहे थे। पहले जो है क्या था, प्राचीन समय में जो है वो कृषि जो मशीनरी है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो है, आपके जो कृषि यंत्र हैं इनका विकास जो है वो नहीं हुआ था। तब कृषि पे सारे कार्य जो है वो आपके जो है पशुओं के द्वारा, बैलों के द्वारा जो है वो किए जाते थे। और जैसे आपका फसल की खेत की जुताई का काम हो गया, बुआई का काम हो गया, आपका जो है वो सिंचाई का काम हो गया, कुएं से पानी निकालना हो गया, उसके बाद जो है तैयार फसल को जब हम जो है वो मड़ाई का काम हो गया, मड़ाई के काम के बाद उसको ढोने का काम, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम, भूसा ढोने का काम, ये सारे जो फार्म पे जो है वो कार्य किए जाते थे वो पशुओं के द्वारा ही किए जाते थे मोस्टली। ठीक है, बाकी कुछ कार्य जो है वो आदमियों के द्वारा किया जाता था, जैसे फसल की बुआई हो गया, कटाई करना हो गया, सिंचाई, तमाम काम जो है तो मोस्टली जो है वो पहले प्राचीन समय में जो है वो लगभग एनिमल पावर और जो ह्यूमन पावर था ये सबसे ज़्यादा जो है फार्म पर जो है वो यूज़ किया जाता था। क्योंकि उस समय जो है वो नई नई तकनीक यानी कृषि यंत्रों का विकास नहीं हुआ था, आपके वैज्ञानिक तकनीक का विकास इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। हम पुराने ढंग से जो है वो आपके पशु ऊर्जा के द्वारा ही और ह्यूमन ऊर्जा के द्वारा भी यानी मानव ऊर्जा के द्वारा भी सारे कार्य जो है वो फॉर्म पर जो है वो किए जाते थे। तो भारत का बहुत प्राचीनतम इतिहास रहा है कि हम जो है वो पशुओं का उपयोग खेती में जो है वो निरंतर करते चले आ रहे थे। आज भी काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम पशुओं के द्वारा ही खेती अभी भी संभव जो है वो हो पा रही है। कई सारे पहाड़ी एरिया हैं, कई सारे उस तरीके के एरिया हैं आपके जो है वो जहाँ पर खेती पशुओं के द्वारा ही जुताई संभव है, वहाँ पर मशीनों का प्रवेश नहीं हो पाता है क्योंकि वो ढलान युक्त एरिया होते हैं वहाँ पर, या फिर माल की ढुलाई के लिए ऊंचे स्थानों पर माल को ले जाने के लिए पशुओं का उपयोग हम किए जाते हैं, जैसे खच्चर हो गया, घोड़े हो गया, इनसे ही हम जो है वो सामान को ढोने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो ले जाते हैं। आज भी जो है पशुओं का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है हमारे कृषि में। आज जो है वो लगभग कुछ कम हो गया है, हम जो है ट्रैक्टर
ट्रैक्टर पावर का उपयोग कर रहे हैं, तमाम प्रकार के मशीनों का उपयोग कर रहे हैं फॉर्म पे, और उससे आसान भी हो गया है काफ़ी कृषि कार्य। लेकिन आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पशुओं का बड़ी मात्रा में जो है उपयोग जो है वो किया जा रहा है। तो प्राचीन समय से लेकर अभी तक जो है वो कृषि में हमारे पशुपालन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहा है। तो इस प्रकार से जो है, तो क्योंकि पशु खेती में शक्ति का मुख्य स्रोत होते थे, ठीक है ना, तो हमने आपको पहले ही बताया जो है वो, तो पुराने समय से लेकर के आज नए समय तक जो है वो पशु जो एनिमल पावर है वो जो है वो ऊर्जा का सबसे बड़े स्रोत तो हमारे फॉर्म पर जो है वो होते थे। इसके अलावा जो है वो प्रयोग में लाए जाते थे। दूध देने वाली गाय भैंस प्रायः प्रति किसान के पास होती है। तो प्रति जो लगभग गांव में जो किसान आज भी हैं, पहले भी जो थी, उनके सभी के पास जो है वो एक दूध देने वाली गाय भैंस जो है होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपस में दोनों व्यवसाय का कोरिलेशन होता है। जो किसान होता है उसको जो है वो दूध की वो उसको जो है वो उसके किसान के पास जो है वो जो फसल को उत्पादन करता है, फसल के उत्पादन से जो भूसा निकलता है, दाना निकलता है, हरा चारा प्राप्त होता है फसलों के अवशेष से, उससे उसको किसको खिलाता है? पशु खिलाता है। और पशुओं से उसको जो है वो गोबर प्राप्त होता है, जिसको खेत डालने से फसल का उत्पादन में वृद्धि होती है। उसके अलावा जो है वो किसान को जो है वो अपनी शारीरिक पोषण आवश्यकता के लिए जो है वो दूध मिलता है, जिससे वो प्रोटीन प्राप्त करता है, विटामिन प्राप्त करता है, तमाम प्रकार के खनिज तत्व उसको प्राप्त होते हैं, जिससे वो स्वस्थ रहता है। तो किसान जो होता है उसका दोनों पशुपालन का जुड़ा हुआ खेती से व्यवसाय होता है, इसलिए प्रत्येक किसान जो है अपने घर में जो है वो गाय भैंस जो है वो पालता ही है, तो वो उसके लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा जो है वो भारत जैसे देश में जहाँ खेती में मशीनों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, ऐसे में जहाँ मिश्रित खेती एक महत्वपूर्ण जो है वो स्थान रखती है। तो भारत जैसे देश में जो है वो जहाँ पर मशीनों का काफ़ी जो है वो अभी भी प्रयोग कम होता है, तो वहाँ पर जो है वो पशुआन यानी पशुओं का उपयोग काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण जो है होता है। आज भी देखिए इतना ज़्यादा जो है वो मैकेनाइजेशन युग हो गया है, मशीनों का इतना ज़्यादा विकास हो गया है, लेकिन अभी भी जो है हमारे गांव के जो किसान हैं वो लगभग पशुओं का उपयोग खेती में काफ़ी मात्रा में करते हैं। इतना ज़्यादा मशीनीकरण के बाद भी जो है वो हम कुछ हद तक अभी भी भारत में पशुओं का उपयोग खेती में जो है वो किया जा रहा हो, चाहे वो जो है वो एनिमल पावर के रूप में जो है वो आपके खेत की जुताई के लिए, खेत की अनाजों की मड़ाई के लिए, अनाज को ढोने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो, तो तमाम सारे कार्य हैं वो आज भी जो है वो पशुओं को द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो पशुपालन काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो व्यवसाय रहा है। इसके अलावा जो है वो तो मिश्रित खेती से जो है कुछ लाभ हम आपको इसके बाद बताएंगे। इसके अलावा जो है वो तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिश्रित खेती जो होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो है व्यवसाय होता है। तो मिश्रित खेती हम केवल पशुपालन यानी फसल उत्पादन के साथ साथ पशुओं को पालना ही नहीं कह सकते, इसके अलावा जो है हम फसल उत्पादन के साथ साथ जो है वो आपका भेड़ पालन, बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन, इसके अलावा जो है वो आपका जो है वो बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, तमाम सारे जो है ऐसे व्यवसाय हैं जो एक ही फार्म पर एक साथ जो है किए जाते हैं, और साल भर जो है प्रत्येक व्यवसाय से कोई न कोई इनकम जो है वो प्राप्त होती रहती है। तो इस प्रकार का जो व्यवसाय होता है उसको हम मिश्रित खेती के नाम से जो है वो जानते हैं। मिश्रित खेती जो अलग अलग हम व्यवसाय करते हैं फार्म पे, उससे हमको पूरे साल भर जो है वो किसान को आय जो है प्राप्त होती रहती है। जैसे मान लीजिए किसान जो है फसल को उगा रहा है, तो फसल उगाने के बाद जो है वो कुछ फसल की जब कटाई मड़ाई हो जाती है तो उसको बेचने से आय प्राप्त होती है। उसके बाद उसकी सतत रूप से कंटिन्यू रूप से दूध का उत्पादन अगर कर रहा है, पशुओं को पाला है, तो दूध को बेचने से इसको आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर फार्म पे मुर्गी पालन कर रहा है तो मुर्गियों से प्राप्त अंडे जो हैं, अंडों को बेचने से आपके मुर्गियों को बेचने से आपको जो है कुछ आय प्राप्त हो जा रही है। फिर मछलियाँ तैयार हो जा रही हैं, मछलियों को बेचने से उसको इनकम प्राप्त हो रही है।
या फिर जो है वो इसके अलावा जो है कुछ बकरियां हैं, भेड़ हैं, उनको बेचने से जो है वो कुछ आय जो है वो प्राप्त हो रही है। तो जो मिश्रित खेती होती है इसके साथ साथ जो है साल भर किसान को जो है वो आय जो है वो प्राप्त होती रहती है। तो किसान को बहुत ही एक अच्छा व्यवसाय है, एक अच्छा उद्यम है किसान के लिए कि साल भर जो है वो किसान को आय जो है वो प्राप्त होती रहती है। मान लीजिए कोई एक व्यवसाय गड़बड़ हो जाता है, किसी कारणवश कोई व्यवसाय गड़बड़ हो जाता है, तो किसान को जो अन्य व्यवसाय अगर वो कर रहा है तो उससे जो है वो लाभ उसको प्राप्त होता है, और जो उसकी क्षति होती है उसकी पूर्ति जो है वो अन्य व्यवसाय के द्वारा जो है वो हो जाती है। तो मेरा कहना ये है कि मिश्रित खेती अगर किसान कर रहा है तो उसको साल भर जो है वो किसी न किसी जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय वो कर रहा है अपने फॉर्म पर, वो जो है वो उससे किसी न हर एक प्रत्येक व्यवसाय से उसको इनकम प्राप्त हो रही है। और मान लीजिए कोई व्यवसाय उसका गड़बड़ हो जाता है, उसमें नुकसान उठाना पड़ता है, तो जो अन्य व्यवसाय हैं उससे उसकी पूर्ति जो है आसानी से हो जाती है। और क्या होता है, जो तमाम प्रकार की ये आपके व्यवसाय हैं, तो जो फॉर्म पर उपलब्ध संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उसका जो है समुचित जो है वो उपयोग होता है। यानी फॉर्म पर जितने भी रिसोर्स हैं, जितने भी संसाधन हैं, जैसे आपका जो है भूमि हो गया, श्रमिक हो गया, पूंजी हो गया, अन्य हो गया, इन सब का जो है वो एक समुचित उपयोग होता है। ठीक है ना, एक समान रूप से जो है वो उपयोग होता है, क्योंकि फॉर्म पर क्या है, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं और वो एक दूसरे से आपस में चैन की कड़ी की तरह से जो है वो जुड़े होते हैं। तो सारे व्यवसाय का आपस में रिलेशनशिप होता है और सारे व्यवसाय जो है वो अच्छे प्रॉफिटेबल, अच्छे लाभ की दर से जो है वो संचालित जो है वो होते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो मिश्रित खेती बहुत ही अच्छा व्यवसाय है एक किसान के लिए। आइए इसके लाभ के बारे में हम जो है वो जानते हैं। तो सबसे पहला जो है मिश्रित खेत के जो है वो कौन कौन से जो है वो लाभ हैं, यानी बेनिफिट्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित खेती के जो है वो प्रमुख लाभ जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला जो है वो पशुपालन द्वारा खेती के लिए बैलों की प्राप्ति। तो आप अगर पशुपालन यानी आप फसल उत्पादन के साथ साथ जो है अगर पशुपालन कर रहे हैं तो पशुओं एनिमल पावर जो है आपको प्राप्त होता है। यानी आपको जो है वो जो आपके फॉर्म पे पशुपालन में जो आपके बैल हैं, बैलों से आपको जो है वो खेतों की जुताई के लिए, अनाज की मड़ाई के लिए, माल की ढुलाई के लिए, भूसे की ढुलाई के लिए तमाम प्रकार के जो है वो कार्य जो है फॉर्म पे आसानी से जो है वो किए जा सकते हैं। तो आपको फॉर्म पर कार्य करने के लिए एक प्रकार से एनिमल पावर की आवश्यकता होती है, और अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो एनिमल पावर आपको आसानी से जो है वो प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जो है खाद की व्यवस्था, तो पशुओं से जो प्राप्त होने वाला गोबर होता है उससे खाद की जो है प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति। अगला है उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, श्रमिकों का उचित उपयोग होता है। इसके अलावा जो है वो उप पदार्थों का सदुपयोग होता है, यानी जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनका समुचित उपयोग होता है। निरंतर जो है आय होती रहती है, यानी जितने भी इंटरप्राइजेज हैं आपके फॉर्म पे, जितने भी उद्यम हैं एक दूसरे के आपस में कोरिलेटेड हैं, तो निरंतर जो है वो आय जो है वो प्राप्त होती रहती है। इसके अलावा उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति होती है, प्राकृतिक प्रकोपों से हानि जो है वो कम हो जाती है। तो पहला जो लाभ है वो है पशुपालन द्वारा खेती के लिए बैलों की प्राप्ति। तो प्रायः घर की गाय भैंस कृषि के लिए अच्छे बैल एवं भैंस प्राप्त हो जाते हैं और उनके अतिरिक्त धन व्यय करने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। तो जो है जब हम पशुपालन करते हैं तो मोस्टली गायों को पालते हैं, तो गायों से जो है वो जो बैल प्राप्त होते हैं, जो बछड़े प्राप्त होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। तो बैलों से हम खेती में काफ़ी उपयोग करते हैं, खेत की जुताई के लिए, आपकी माल की ढुलाई के लिए, खेत की अनाज के मड़ाई के लिए। तो कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जो बैलों के द्वारा किए जाते हैं। तो ये जो है जो बैल होते हैं वो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एनिमल पावर के लिए। तो ये जो है आपके जो है वो आपके जो एक्स्ट्रा आपका व्यय होता है, जो मशीनों पे आप एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, उसकी जो है वो किसान को जो है वो बचत होती है। तो जब बैलों के द्वारा सारे कार्य हो जाएंगे तो आप मशीनों पे जो आपकी निर्भरता है वो
कम हो जाएगी, आसानी से फॉर्म के कार्य जो है वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आपके खर्च की बचत जो है वो आपकी हो जाएगी पशुपालन के द्वारा। इसके अलावा जो है वो खाद की व्यवस्था, तो पशुओं के गोबर व मूत्र से अच्छी खाद जो है प्राप्त होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पशु होते हैं, पशुओं से जो प्राप्त गोबर होता है उससे कंपोस्ट एवं एफआईएम जो फॉर्म यार्ड मैनोर होती है उसका जो है वो निर्माण होता है। तो जो फॉर्म यार्ड मैनोर होती है उसमें सारे आवश्यक पोषक तत्व जो है वो उपस्थित होते हैं जो फसल के लिए आवश्यक होते हैं। और तो ये जो गोबर की खाद होती है, एफआईएम होती है, ये मिट्टी की दशा को सुधारने का कार्य करती है। ये जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करती है। तो ये जो है वो पशुओं के द्वारा जो है वो तैयार होती है। पशुओं के नीचे की जो बिछावन होती है जिसमें मल मूत्र इकट्ठा होता है, उसको सबको हम इकट्ठा करके जब हम एक गड्ढे में सड़ा गला करके खेत में उपयोग करते हैं तो वो हमारे खेत के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमारे खेत की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण होता है, जिससे जो है वो फसल का उत्पादन जो है बढ़ता है, यानी हमको हाई यील्डिंग की जो है वो प्राप्त होती है और मृदा में कार्बनिक तत्वों की मात्रा में जो है वो वृद्धि होती है और एक जो है वो अच्छे पोषक मूल्य वाला जो है वो ऑर्गेनिक फूड, हमको ऑर्गेनिक जो है वो अनाज जो है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि खाद की व्यवस्था जो है वो होती है। इसके अलावा जो है अतिरिक्त ऊर्जा की जो है वो प्राप्ति, यानी आपको जो है वो जैसे आपका पशुओं के गोबर से जो है वो क्या आधुनिक ऊर्जा को गोबर गैस प्राप्त की जाती है जो परिवार तरह कृषिगत महत्वपूर्ण स्थान जो है वो रखती है। तो अतिरिक्त ऊर्जा की कैसे प्राप्त होती है, जैसे हम अब तो कम प्रचलन हो गया, पहले जो है वो पशुओं के गोबर से जो है वो गोबर गैस जो है वो बनाई जाती थी। तो जो गोबर गैस प्लांट होता था आपका बायोगैस प्लांट जिसको कहते हैं, वो घर के पास एक गड्ढा बना करके जो है वो उसमें आपके कच्चे गोबर को सड़ा करके जो है वो उससे जो गैस निकलती थी, जो ऊर्जा प्राप्त होती थी, उसको हम जो है उसको जो है वो घर में जो है वो आपके विद्युत के रूप में, आपके जो है वो गैस के रूप में, जो है वो आपके खाना बनाने वाली गैस के रूप में जो है वो प्रयोग जो है वो उसको करते थे। तो गोबर गैस का उपयोग जो है वो आपका विद्युत के रूप में आप उपयोग करते थे, आपके घरों में लाइटिंग के लिए हो गया, आपके खाना बनाने के लिए हो गया, कई प्रकार से गोबर गैस का उपयोग जो है वो किया जाता था। तो गोबर गैस का जो है वो अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में जो है वो उपयोग जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो उर्वरक शक्ति में वृद्धि, तो गोबर की खाद देने के तथा चारे दाल की फसलें उगाने से भूमि की उर्वरक शक्ति में जो है वो वृद्धि होती है। तो अगर हम पशुपालन कर रहे हैं, तो अगर हम गोबर की खाद का उपयोग कर रहे हैं तो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है, यानी उर्वरता होती, फर्टिलिटी होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तमाम प्रकार के सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं मिट्टी में, उनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है, उनकी जो क्रियाशीलता होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण से जो है मृदा की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है और उत्पादन में जो है वो वृद्धि होती है। इस प्रकार से इसके अलावा जो है वो जब हम फसलों का उत्पादन करते हैं तो फसलों में जो है हम अगर अपने फसल चक्र में हम दलहनी फसल को उगाते हैं, दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल ले रहे हैं, जैसे आपका हम उर्द मूंग को उगा रहे हैं, तो उर्द मूंग कि हम फलियों की तोड़ाई कर लेते हैं और जो उससे अवशेष बचते हैं उसको हम काट करके पशुओं को खिला देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो अवशेष होते हैं पशुओं को चारा खिलाने के काम आ जाते हैं और फसल हमको प्राप्त हो जाती है। साथ साथ जो है दलहनी फसलें मृदा में जो है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। किसके द्वारा करते हैं? राइजोबियम जीवाणु जो है वो उनके राइजोबियम जो सूक्ष्म जीव होता है वो उनकी जड़ों में पाया जाता है, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन आपके मिट्टी में करता है। तो इस प्रकार से जो है वो हम दलहनी फसलों उगाने से आपके मृदा की दशा को भी सुधार रहे हैं, साथ साथ पशुओं को चारा भी दे रहे हैं, हरा चारा भी मिल रहा है और साथ साथ जो है हमको दाल वाली फसलें भी प्राप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार से जो है वो मृदा की दशा भी सुधर रही है और हमको भी प्रोडक्शन मिल रहा है, साथ साथ पशुओं को हमको हरा चारा भी प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा जो है वो जो है श्रमिकों का उचित उपयोग, यानी फार्म पर काम करने वाले श्रमिकों को पूरे रोजगार जो है वर्ष भर रोजगार मिलता है। तो जब हम जो है वो
एक फॉर्म पर जो है वो कई सारे व्यवसाय कर रहे हैं। पशुपालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, भेड़ पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, आपका जो है वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। कई सारे अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो उन व्यवसायों के लिए हमको श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। कार्य करने के लिए फॉर्म पर जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं उनको कराने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है वो जो आसपास के जो श्रमिक होंगे उनको भी अपने गांव में ही रोजगार जो है प्राप्त होगा। तो मिश्रित खेती के माध्यम से जो श्रमिक हैं गांव में उनको रोजगार की जो है प्राप्त होती है और लगभग साल भर जो है वो उनको जो है वो रोजगार जो है वो आसानी से मिल जाता है। तो इससे ये भी लाभ है कि जो आसपास के जो बेरोजगार लोग हैं उनको आसानी से जो है वो रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। तो ये भी काफ़ी रोजगार का भी एक महत्वपूर्ण साधन होता है मिश्रित खेती। इसके अलावा जो है वो उप पदार्थों का सदुपयोग, यानी मिश्रित खेती में फसल में उप पदार्थों यानी बाई प्रोडक्ट का उचित उपयोग किया जाता है, जैसे गेहूं भूसा पशुओं के चारे के रूप में काम आ जाता है। तो ये हमने पहले बताया जितने भी फसल उत्पादन के अलावा जो उसके फसल उत्पादन में जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, यानी फसलों से अनाज प्राप्त होता है, अनाज के अलावा क्या होता है आपका चारा भूसा जो प्राप्त होता है। तो ये जो बाई प्रोडक्ट होते हैं इनका काफ़ी जो है वो सदुपयोग हो जाता है। पशुओं से जो दूध प्राप्त होता है, इसके अलावा गोबर प्राप्त होता है। तो बाई प्रोडक्ट रूप में जो गोबर मिल रहा है उसको आप खेतों में उपयोग कर रहे हैं और जो फसलों से भूसा मिल रहा है, चारा मिल रहा है हरा, उसको पशुओं को खाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो जो भी बाई प्रोडक्ट हैं ये आपके डेयरी, आपके पशुपालन के और आपके फसल उत्पादन के, ये भी इनका समुचित जो है उपयोग हो रहा है। इनका जो है वो अच्छा उपयोग जो है वो फार्म पर हो जा रहा है। इसी प्रकार जो है जो मुर्गियों की खाद प्राप्त हो रही है उसको खेत में डाल रहे हैं और मुर्गियों से हमको अंडे प्राप्त हो रहा है, मीट प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से और जो हमारी खाली ज़मीन पड़ी है उस पर हम मधुमक्खी पालन आपका मछली पालन कर रहे हैं, आपको बकरियों का चराने का काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी व्यवसाय हैं आपस में कोरिलेटेड हैं और सबका समुचित जो है उपयोग जो है आसानी से हो जा रहा है। इसके अलावा जो है वो निरंतर आय की प्राप्ति, तो जितने भी सहायक उत्पाद हैं जैसे दूध, घी, अंडे आदि को बेचने से किसान को वर्ष भर आय की प्राप्ति होती रहती है। तो जितने भी विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जैसे पशुओं पालन यानी गाय भैंस का पालन आप कर रहे हैं, आप बकरी पाल रहे हैं, आप जो है भेड़ पालन कर रहे हैं, आप जो है मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो तमाम प्रकार के जो व्यवसाय हैं इनसे क्या होता है निरंतर यानी साल भर जो है वो आय जो है किसान को प्राप्त होती रहती है। मान लीजिए उसका दूध का व्यवसाय चल रहा है, अगर गाय भैंस दूध दे रही हैं तो दूध का व्यवसाय चल रहा है और दूध मान लीजिए गाय भैंस जो है वो ड्राई हो जाती हैं, आपका दूध देना बंद कर देती हैं, तो आपका जो है मुर्गी से आय प्राप्त हो रहा है, अंडे बेचने से आय प्राप्त हो रही है, बकरियां बिक जा रही, बकरियां से प्राप्त हो रही हैं, मछली कुछ बिक रही है, मछली से इनकम प्राप्त हो रही है। इसके अलावा जो है भेड़ से कुछ प्राप्त हो रही है। तो यानी आपका जो है शहद बिक्री हो रही है, शहद से कुछ आय प्राप्त हो जा रही है, यानी आपका मधुमक्खी पालन से कुछ आय प्राप्त हो रही है। तो इसमें क्या है किसान या फिर फसल उत्पादन आपका हो जा रहा, अनाज बिक जा रहा है। तो इस प्रकार से साल भर किसी न किसी व्यवसाय से किसान को इनकम जो है वो प्राप्त होती रहती है। और यदि कोई व्यवसाय जो है थोड़ा कम होता है तो दूसरे व्यवसाय उसको थाम लेते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यवसाय में थोड़ा नुकसान भी हो रहा है तो अन्य जो व्यवसाय उससे जुड़े हैं वो जो है उसको भरपाई जो है आसानी से कर देते हैं। इसके अलावा जो है वो उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति, तो किसान को अपने परिवार के लिए उपयोग एवं बेचने के लिए दूध, दही, अंडे, ईंधन आदि की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। तो जो भी ये उपयोगी वस्तुएं हैं उसकी जो है आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो जो भी दूध, दही, अंडे, मछली, आपका मीट, आपके जो है वो मधुमक्खी के कई सारे प्रोडक्ट हैं। तो ये सारे जो उपयोगी वस्तु हैं किसान के लिए जीवन में उपयोगी हैं उसको आसानी से जो है वो प्राप्ति हो जाती है। तमाम प्रकार की जो पोषण आवश्यकताएं हमारी शरीर के लिए जो हमको दूध से, अंडे से, मछली से प्राप्त होती हैं उसकी भी पूर्ति आसानी से जो है वो हो जाती है और हमारा शरीर भी जो है वो स्वस्थ जो है वो रहता है। इसी प्रकार से जो है वो किसानों को सब्जियां मिल जा रही हैं, दालें मिल जा रही हैं, दूध मिल जा रहा है, अंडा मिल जा रहा है, मछली मिल जा रहा है, मांस मिल जा रहा है। तो तमाम सारी जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं भोजन की वो हमको आसानी से जो है वो प्राप्त हो जाती हैं।
इसके अलावा जो है वो प्राकृतिक प्रकोपों से हानि की संभावना कम हो जाती है। प्राकृतिक प्रकोप से यदि किसी एक धंधे में हानि होती है तो दूसरे उसकी जो है वो पूर्ति संभव हो जाती है। तो देखिए खेती क्या है, खेती जो ऐसा व्यवसाय है जो पूरी तरह से जो है वो आपके मौसम पे जो है वो निर्भर करता है। अगर मौसम अच्छा है तो फसल जो है वो अच्छी होगी, किसान का जो है उत्पादन अच्छा होगा। अगर मौसम उसका प्रतिकूल है, आपको जैसे मान लीजिए फसल तैयार हो गई और ज़्यादा बरसात हो गई, पत्थर पड़ गए या फिर आंधी तूफान आ गए तो फसल उससे चौपट हो जाती है। तो एक प्रकार से किसान की जो फसल होती है पूर्णतः मौसम पर जो है वो निर्भर होती है। इसके अलावा अगर हम फसल उत्पादन के अलावा पशुपालन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, आपका बकरी पालन, भेड़ पालन, सूअर पालन कर रहे हैं, तो अगर हमारी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर हमारी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है तो जो हमारे अन्य व्यवसाय हैं उनसे हमारी आय जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो जो आर्थिक नुकसान होता है किसान को फसल उत्पादन के द्वारा, जो हमारे अन्य व्यवसाय हैं, अन्य बिजनेस हैं, उसकी पूर्ति जो है वो आसानी से हो जाती है। इससे क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव हमारे ऊपर कम हो पाता है। अगर हम एक ही केवल व्यवसाय कर रहे हैं, केवल फसल उत्पादन कर रहे हैं, हम अगर फसल पूर्णतः हम फसल पे ही निर्भर हैं, जो किसान कि भैया फसल बिकेगी उससे जो आय प्राप्त होगी उसी से हमारा जीवन जो है यापन होगा, तो अगर फसल खराब हो गई तो उनका जो है वो आर्थिक जो दशा है उनकी वो खराब हो जाएगी, क्योंकि वो फसल के ऊपर जो है वो निर्भर हैं, उसी की आय पे जो है वो अपने जीवन को निर्भर कर रहे हैं। अगर उनका अन्य व्यवसाय है, अगर वो आपका डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, आपका पिगरी कर रहे हैं, तो अन्य जो व्यवसाय अगर वो कर रहे हैं तो फिर वो जो है वो फसल उत्पादन पे उतनी ज़्यादा उनकी निर्भरता नहीं होगी। अगर फसल खराब भी हो जाती है किसी कारणवश तो फिर अन्य व्यवसाय उसकी हानि की पूर्ति जो है आसानी से कर लेंगे और किसान की जो है वो आर्थिक दशा जो है वो खराब नहीं होने पाएगी। तो इस प्रकार से जो है वो मिश्रित खेती काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अच्छा जो है व्यवसाय है, जो फसल उत्पादन के साथ साथ जो है वो हम पशुपालन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण व्यवसाय, उभरता हुआ व्यवसाय है जिसको किसान जो है आसानी से अपना सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को जो है वो सुधार सकते हैं। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ आपसे जो है वो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।